क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस बताए थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस में वहां पर हमने पहला रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कौन सा, वेज डैश फॉर्मूला, जिसमें 2 यूनिट प्लेन में होता था और रिमेनिंग 2 यूनिट इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। और मैंने आपको बताया था sp3 एटम मतलब वहां पे 2 वी होंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, पहला ये था। दूसरा मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव फॉर्मूला बताया था जिसमें कार्बन को छोड़ के रिमेनिंग वैलेंसीज को हम इन और आउट ऑफ द प्लेन शो करते थे और उसमें भी 2 वी बनता था जो आपस में परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तीसरा मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन बताया था। फिशर में बताया था कि उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस जो बीच वाला कार्बन होता है वो आपका कायरल होता है। हॉराइजॉन्टल जो वैलेंसीज होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे और वर्टिकल जो वैलेंसीज होंगे वो इनसाइड द प्लेन होंगे। ठीक है, तो फिशर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे और अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो वहां पे फिशर में 2 क्रॉस करके हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम आज आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कायरल सेंटर देखना बताया था। ठीक है, हमने कायरल सेंटर या कायरल कार्बन देखना सीखा था। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद जो अब हम काम कर रहे हैं वो है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, देखोगे आप, हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसको पहले यहां पर रिलेट करो कि इसका मीनिंग क्या है। यहां पर हम किस चीज को सीखेंगे। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते थे, ठीक है, हमने डबल बॉन्ड में भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो हमने उसमें सिस ट्रांस भी पढ़ा था और EZ भी पढ़ा था। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई एक डबल बॉन्ड आपके पास होगा जो GI शो कर रहा होगा तो उस डबल बॉन्ड के अबाउट 2 ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट 2 ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, या तो वो Z हो सकता है या तो वो E हो सकता है। एक डबल बॉन्ड में इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ये पहले वाला बोलूंगा तो ये मेरा Z है और दूसरे वाला बोलूंगा तो ये मेरा E है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा भी बना देता हूं CH3 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 और यहां पे H और H लगा दिया, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो ये डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ। इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका भी क्या दिख रहा है मुझे, Z ही होगा। ये भी क्या है, Z ही है। अब यहां पर ये सोचो कि किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट 2 ही पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो E या तो Z। ठीक है, अब अगर एक का E आ रहा है और एक का Z आ रहा है, इसका मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है और कॉन्फ़िगरेशन अलग होने का मतलब हो गया कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो Z वाला है और ये जो E वाला है, ये आपके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है। इनको हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये आपस में सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं और आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। तो अगर किसी डबल बॉन्ड के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता है तो वो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, इसका मतलब वो आइडेंटिकल ही होता है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले की और नीचे वाले की बात करूं, आप देख सकते हो इसमें दिखने में ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट अगर आप देखोगे तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब दोनों कैसे है, आइडेंटिकल है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आना मतलब आइडेंटिकल होना और कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आना मतलब उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना, मतलब वो डिफरेंट कंपाउंड्स है और वो आइसोमर्स होंगे एंड आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमें डबल बॉन्ड के बारे में इतना बेसिक आइडिया होता है। अब हम यहां क्या करेंगे, यहां हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कायरल सेंटर का। ठीक है, जैसे किसी डबल बॉन्ड के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है E या Z, वैसे ही किसी भी कायरल सेंटर के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है, R या तो S। ठीक है, R या तो S। अब अगर 2 कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R और R आ गया मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, उसका मतलब उनका स्पेशल अरेंजमेंट सेम है और वो दोनों आइडेंटिकल है। अगर कॉन्फ़िगरेशन एक का R आ रहा है एक का S आ रहा है, जैसे यहां पर EZ होता है, तो अगर वहां पे R आ रहा है और दूसरे का S आ रहा है, उसका मतलब उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है और वो आपके डिफरेंट कहलाएंगे, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर तरीके से इसको रिलेट करके रखना कि जैसे डबल बॉन्ड में EZ होता है, वैसे ही कायरल सेंटर के लिए RS होता है। R R आ गया आइडेंटिकल, RS आ गया, तो हम उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रीट करते हैं। क्लियर। अब यहां पर हम जो पहला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं उसी को हम यहां पर देखते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसके नीचे 2 और हम कवर करेंगे, बट पहले हम RS कॉन्फ़िगरेशन पे मूव करते हैं। अब जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसको भी हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। हमें RS फिशर में निकालना है और दूसरा हमें RS कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश अगर दिया हो तो उसमें भी निकालना होता है। हम ये 2 केस को कवर करेंगे। पहला केस आप देख सकते हो, यहां पर RS हमने लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर,
रेक्टस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सिनिस्टर स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये हमें समझ में आ जाएगा, बट ये आर एस का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हम आर एस किसमें निकाल रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन में। जो पहला पार्ट हम सीख रहे हैं दैट इज आर एस इन फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं आर एस निकालने के, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के फिशर प्रोजेक्शन में, तो हमें वो रूल्स याद रखने होते हैं। तो चलो उस रूल को हम यहाँ पर समझते हैं। पहला यहाँ पर रूल देखो हमने क्या लिखा है, प्रायोरिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन कायरल कार्बन इज डिटरमाइंड बाय सीआईपी रूल्स। ठीक है, सीआईपी रूल्स हमने ईजेड में भी यूज किया था। वहां पे डबल बॉन्ड से अटैच्ड एटम को हम उनमें कंपेयर करते थे यूजिंग सीआईपी रूल्स, लेकिन जब हम कायरल सेंटर की बात करेंगे तो कायरल सेंटर में ये जो कायरल कार्बन है इससे अटैच जो चारों ग्रुप है हमें इनके बीच में प्रायोरिटी डिसाइड करना है, और प्रायोरिटी डिसाइड करने का तरीका सीआईपी रूल्स, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अगर पहला सेट सेम दिख रहा है तो अगला सेट लिखेंगे, वो सारे जो हमने चीजें सीखे उनको हम यहाँ भी यूज करेंगे, इसलिए वो सीआईपी रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला देखोगे प्रायोरिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन कायरल कार्बन इज डिटरमाइंड बाय सीआईपी रूल्स, पहला पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में है तो आपको क्या करना होता है, आपको मूव करना होता है 1 से 2 से 3। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बट अभी थ्योरी समझो। 1 से 2 से 3, अगर 1 से 2 से 3 मूव करने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है तो उसको हम बोल देंगे उसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज तो आर, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस। एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा, अभी बस इसका थ्योरी ध्यान रखो। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे होगा, वर्टिकल लाइन पे। दूसरा पॉसिबिलिटी जो हमारा रूल 3 यहां पर हमने लिखा है, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया देन रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे आया और आपका अगर आंसर आर आ रहा है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को बदल दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब अगर आर आ रहा है तो आप आंसर यस एस करोगे, और अगर आपका एस आ रहा है तो आप आंसर आर करोगे। मतलब जो भी आप निकाल रहे हो उसके कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिवर्स कर देना है और वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कब, जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। अब यहां पर इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि यहां पर किस तरीके से आप रिलेट करोगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखो मुझे इन कंपाउंड्स में इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। एक दो यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर इस कायरल कार्बन से अटैच्ड में मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अब बताओ प्रायोरिटी किसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पे, तो हम प्रायोरिटी 1 किसको बोलेंगे, 1 में कौन होगा मेरा आई, ये पता है। उसके बाद ये सबको इजीली पता है कि सेकंड कौन है, बी आर है, थर्ड कौन है, सीएल है, एंड फोर्थ कौन है, एफ है। ठीक है, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, कायरल सेंटर से अटैच्ड पहले एटम को देखो और उसमें प्रायोरिटी असाइन करो। अब यहां पर ये देखो कि फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर कहां पे, वर्टिकल लाइन पे। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे, वर्टिकल लाइन पे। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर इस फोर्थ वाले पार्ट को एक बार भूल जाओ। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट को एक बार भूल जाओ और 1 से 2 से 3 मूव करो। जैसे ही आप यहां से 1 से 2 से 3 मूव करोगे तो आपको दिख जाएगा 1 से 2 से 3 हम कैसा मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल देंगे, एस बोल देंगे। बस इस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबको समझ में आ गया, प्रायोरिटी असाइन, फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल में है तो उसको भूल के 1 से 2 से 3 मूव करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एस, अगर क्लॉकवाइज तो आर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर इस एग्जांपल को देखो। ठीक है, एफ को छोड़ रहे हैं हम इसलिए ताकि इजीली मुझे 1 से 2 से 3 दिख जाए, क्योंकि फोर्थ से तो मुझे मतलब ही नहीं होता, मुझे तो 1 से 2 से 3 मूव करना होता है। तो एफ को भूल के आप बाकी चीज देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो मुझे प्रायोरिटी बताओ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बताओ। प्रायोरिटी यहां पर अब देखोगे डायरेक्टली अटैच एटम, देखो यहां पर O है, एक C है, ऊपर भी C है और एक H है। तो O का प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, O का, तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा। और कभी भी हाइड्रोजन दिखे ना उसको तो डायरेक्टली 4 कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर मिनिमम होगा, तो वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है इन दोनों में। अब यहां पे आप देखोगे तो पहला एटम क्या है, C, दोनों में C है तो मैं C से कंपेयर नहीं कर सकता, तो आपको अगला सेट सोचना होता है। C के बाद यहां पर अगला सेट क्या आता, HHH, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये COOH इस तरीके से है। और मैंने आपको बताया था कि अगला सेट हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, इस C का अगला सेट क्या बनता, ऊपर COH में C का अगला सेट, इसके 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो इसका मुझे डायरेक्टली पता होता है कि अगला सेट तो OOO बनता। अब आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि CIP रूल्स हम सीख चुके हैं। और यहां पर अब आप देखोगे तो ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी हो गया, ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा क्योंकि यहां पर H है और ऊपर O है। अब यहां पर आप फाइनली देखो कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है,
फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो फोर्थ को एक बार भूल जाओ ताकि 1 से 2 से 3 इजीली आप मूव कर सको। तो फोर्थ को भूलने के बाद अब मूव करो, देखोगे तो 1 से 2 से 3 आप जाओगे तो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? आर। बट मैंने आपको लिखाया था कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है तो रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है तो रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने निकाला आर लेकिन उसको क्या कर देना? एस कर देना, तो आपका जो आंसर है वो एस होगा। तो फिशर में ये रूल हमें ध्यान रखना है, वर्टिकल में हो हॉरिजॉन्टल में हो, किस तरीके से आपको आरएस निकालना होता है। सबको ये चीज समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर भी तो 1 से 2 से 3 गए हम, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में बताओ मुझे आरएस, खुद निकालो, प्रायोरिटी असाइन करो, आरएस बताओ। आ रहा है सबका? ठीक है, यहाँ पे अब प्रायोरिटी असाइन करो। यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर O है, यहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ H है। तो O का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा और H का प्रायोरिटी सबसे कम, तो ये तो 1 और 4 हो गया। अब ऊपर भी C है, नीचे भी C है। नीचे अगर आप C देखोगे तो इसका नेक्स्ट सेट बनेगा HHO, और ऊपर अगर आप C देखोगे तो ये CHO है, और CHO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां पर आप देख सकते हो इसका नेक्स्ट सेट बनेगा 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो ये इसका नेक्स्ट सेट, और इन दोनों में हम डिसाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी, ऊपर वाला मेरा सेकंड होगा और नीचे वाला मेरा थर्ड होगा। ऊपर वाला सेकंड, नीचे वाला थर्ड, इतना क्लियर। अब यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल में। तो एक बार फोर्थ को भूल जाओ, 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 ऊपर के साइड जाओगे, 1 से 2 से 3 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होना मतलब क्या होना चाहिए इसको? एस। बट लोएस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल में है तो रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आता है? ये सबका आ गया था? अरे इतना कर लोगे ना? ठीक है, प्रायोरिटी असाइन करना अगर आता है तो बहुत इजी है यहाँ पे आरएस निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखो कितने कैरल सेंटर है? 2 कैरल सेंटर है। अगर 2 कैरल सेंटर है तो सेम कंसेप्ट। ठीक है, 2 कैरल सेंटर में भी आपको दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर ऊपर का निकालो और नीचे का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ठीक है, कार्बन से जो अटैच चारों डायरेक्टली एटम है उसको आपको चेक करना होता है। इसको जल्दी से निकालो, खुद निकालो। पहले टॉप कार्बन का लिखना, फिर बॉटम कार्बन का लिखना। ठीक है, टॉप कार्बन फॉलोड बाय बॉटम कार्बन। आ रहा है सबका? ठीक है, अब यहां पर देखो इजिली हम निकाल सकते हैं। इस ऊपर वाले कार्बन को देखूंगा तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम आपको देखना है। तो डायरेक्टली राइट में O है, लेफ्ट में H है, ऊपर C है, और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये नीचे वाला कायरल कार्बन है, ये इसका फोर्थ वैलेंसी हो जाएगा। अब आप देखोगे तो राइट में तो O है, इसका प्रायोरिटी 1, लेफ्ट में H है, H तो सबसे नीचे जाएगा, और ऊपर भी C है और नीचे भी C है, ऊपर भी C नीचे भी C। अब आप ऊपर वाले C को देखोगे तो इस C के बाद बनेगा O O O, क्योंकि ये COOH है, 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो 3 O बनेगा। और इस नीचे वाले कार्बन को देखोगे तो इस नीचे वाले कार्बन से एक लगा है O, एक लगा है H और एक लगा है C। ऊपर 3 O था और नीचे वाले कार्बन से OHC है, तो प्रायोरिटी किसका होगा? OOO का। बोल सकते हैं प्रायोरिटी OOO का। तो यहाँ पर ऊपर वाले को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे और नीचे वाले वैलेंसी को हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे। ये आपको देखना यहाँ पर आना चाहिए। अब आप देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे? हॉरिजॉन्टल में। तो एक बार फोर्थ को भूल जाओ, 1 से 2 से 3 आप मूव करोगे तो आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होना मतलब एस होना चाहिए, लेकिन चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। सेम नीचे जाओ, नीचे में आप देखोगे तो राइट में O लगा है, इसका प्रायोरिटी तो 1 हो जाएगा, H का प्रायोरिटी 4 हो जाएगा। अब इसके नीचे देखोगे तो C है और ऊपर भी देखोगे तो C है। ठीक है, इस बीच इस कार्बन में ऊपर भी C नीचे भी C, तो आपको नेक्स्ट सेट लिखना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट सेट देखो, नीचे आप देखोगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है COCH3, विच मींस यहां पर नीचे नेक्स्ट सेट में क्या आएगा? 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन आएगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन आएगा। और ऊपर वाले सेट में आप देखोगे तो ऊपर वाले कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? OCH। यहां पर ऊपर की तरफ OCH है, OCH, और नीचे OOC था। तो हम बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी किसका होगा?
इस नीचे वाले का, तो नीचे वाला सेकंड होगा और इस कायरल कार्बन के लिए भी ऊपर वाला वैलेंसी 3 होगा, ऊपर वाला वैलेंसी 3 होगा। और यहां पर आप देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है, फोर्थ को भूल जाओ, मूव करो 1 से 2 से 3, कैसा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो आर, बट चेंज कर दो क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल में है, तो ये एस हो जाएगा। इतना सबका आगे था, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आरएस निकालना समझ में आ गया? ठीक है, प्रायोरिटी असाइन करना मुझे आता है तो हम आरएस यहां पर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का निकालो, इन दोनों क्वेश्चन का निकालो। चेंज करना क्या नहीं है, रूल है, चेंज करो। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है तो आंसर को बदल दो, बस रूल है, याद रखो। इन दोनों का निकालो। आ रहा है आंसर? ठीक है, अब यहां पर देखोगे इस कार्बन से प्रायोरिटी देखो, यहां पर Cl है, नीचे C है, ऊपर C है, तो Cl का प्रायोरिटी तो 1 और हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा। ऊपर कार्बन पे C है और नीचे भी कार्बन पे C है, ऊपर कार्बन के साथ H लगा हुआ है और नीचे कार्बन के साथ एक तो Br ही दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले कार्बन के लिए नीचे वाला सेकंड प्रायोरिटी होगा और ऊपर वाला थर्ड प्रायोरिटी होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है, तो एक बार इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 आप मूव करोगे तो ये कैसा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होने से R होना चाहिए, बट सिंस फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल में है तो चेंज कर देना और इसको हम एस बोलेंगे। क्लियर? नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में अगेन पहला प्रायोरिटी Br, फोर्थ प्रायोरिटी H, यहां पर नीचे भी C है और ऊपर भी C है। अब इस C के साथ आप नीचे देख सकते हो HHC लगा हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाले C के साथ आप देख सकते हो कम से कम एक Cl तो है, तो यहां पर भी प्रायोरिटी ऊपर वाले वैलेंसी का सेकंड और नीचे वाले वैलेंसी का थर्ड हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, एक बार इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए S, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है तो बदल दो, आपका आंसर यहां पर R हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे इस स्ट्रक्चर में बताओ कि यहां पर जब आप नंबरिंग करोगे तो IUPAC नंबरिंग और इसमें नेमिंग क्या होगा, एक बार मुझे स्ट्रक्चर का IUPAC नेम बताओ। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम, ये 5 कार्बन सिस्टम है, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे, ऊपर से या नीचे से? नंबरिंग कहां से करेंगे, टॉप से या बॉटम से? टॉप से। टॉप से क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा, लोकेंट सेट, यही तो होता था। अगर आप नीचे से जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन मिलेगा और ऊपर से जाओगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, तो हम लोकेंट सेट के अकॉर्डिंग ऊपर से नंबरिंग करेंगे। तो इसका जब आप नेम लिखोगे तो नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद पेंट इन 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ये सबको लिखने आता है। अब यहां पर जब आपको आरएसबी क्वेश्चन में दिया होता है, तो जैसे मैंने आपको इजेड के लिए भी बताया था कि हम स्टार्टिंग में इजेड मेंशन करते हैं, तो यहां पे आपको आरएस मेंशन करने बोलता है, तो यहां पे आगे आरएस मेंशन कर दो। आगे आरएस में मेंशन करोगे तो आपका 2 पे तो एस है और 3 पे क्या है, आर है, और ये 2 और 3 कौन सा है, IUPAC नंबरिंग। आपने नंबरिंग ऊपर से किया तो ऊपर से जो सेकंड कार्बन था उस पे आपका एस था और थर्ड कार्बन पे आर था, तो पूरा नेम इसका आप ऐसे लिखोगे 2s3r 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ये सबको समझ में आ गया? तो जैसे हम EZ के लिए लिखते थे वैसे हम RS के लिए भी लिख सकते हैं, बट ये 2 और 3 आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने नंबरिंग नीचे से किया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि S और R में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन S और कौन सा कार्बन R है, तो वो नंबरिंग IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट में सोच सकते हैं कि नेक्स्ट में नंबरिंग कहां से करते हैं, नेक्स्ट में नंबरिंग कहां से करते हैं, नीचे से या ऊपर से? नेक्स्ट में नंबरिंग ऊपर से करते हैं इस केस में। ऊपर से क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों में लोकेंट सेट सेम है, ठीक है, लोकेंट सेट सेम, उनसे हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप नेम लिखते हैं ना इसका, अगर मैं सबसे पहले नेम लिख दूं तो नेम हो जाता 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नेम हो जाता। अब आपको आरएस वर्सेस के आगे लिखना है, आरएस बताओ, ऊपर आ गया सबका आरएस, सब निकाल सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं प्रायोरिटी ये 1 ये 4, ऊपर सी नीचे भी सी, ऊपर सी के साथ H है और नीचे सी के साथ कम से कम एक Cl लगा हुआ है, तो हम प्रायोरिटी डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। आपको ये चीज पास करना है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, उसको भूल जाओ, मूव करोगे 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होने से R होना चाहिए, बट सिंस फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो चेंज कर देना, पहले वाले का तो S होगा। सिमिलरली नीचे Cl लगा हुआ है, H लगा हुआ है, नीचे C ऊपर C, इस C के साथ H है
और ऊपर सी के साथ कम से कम एक बीआर लगा हुआ है, तो ऊपर वाला वैलेंसी सेकंड प्रायोरिटी, नीचे वाला वैलेंसी थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, एक बार इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो बदल दो, आंसर आर हो जाएगा। तो इसका नेमिंग के आगे हम क्या लिख देंगे, 2s3r, 2s3r। अगर आपने 2r3s लिख दिया तो गलत, तो 2s3r और ये इसका पूरा नेम हो जाएगा। इतना सब कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर आगे देखो, अब यहां पर देखो हम फिशर के कुछ रूल्स सीख रहे हैं, ठीक है, फिशर की कुछ प्रॉपर्टीज हम सीख रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी, इफ अ फिशर प्रोजेक्शन इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम, ठीक है। 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम, मतलब ये फिशर है, इसको मैं 180 से रोटेट कर रहा हूं। अगर ये प्लेन है पेपर का या बोर्ड का प्लेन है तो आपको ऐसे या ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। फ्लिपिंग अलाउड नहीं होता। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब आप सिर्फ बोर्ड के प्लेन में, अगर ये आपका प्लेन है तो आप इस तरीके से 180 रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा तो ये खुद सोचो कि यहां पे कौन सा वैलेंसी कहां पहुंच जाएगा। अगर 180 से रोटेट करेंगे तो नीचे वाला वैलेंसी ऊपर पहुंच जाएगा, राइट वाला वैलेंसी लेफ्ट में पहुंच जाएगा। तो अगर मैं इसको 180 से रोटेट करता हूं तो ऊपर Cl, नीचे Br आ जाएगा, लेफ्ट में OH और राइट में H आ जाएगा। और फिशर को 180 से रोटेट करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन सपोज R है तो दूसरे वाले का भी R ही आएगा, अगर पहले वाले का S है तो दूसरे वाले का X ही आएगा। और कॉन्फ़िगरेशन सेम आने का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो दोनों आइडेंटिकल है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब स्पेशल ओरिएंटेशन सेम है, मतलब वो दोनों आइडेंटिकल है। जैसे Z होना आइडेंटिकल होता था, तो यहाँ पे अगर S हो गया या R हो गया तो आइडेंटिकल होता है। तो ये चीज याद रखना, फिशर को 180 से रोटेट करने पे फिशर चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और वो आइडेंटिकल ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मान लो अगर मैं पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, मुझे जल्दी से बताओ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा पहले वाले का, ये सब निकाल सकते हैं, पहले वाले सबने निकाल लिया, गुड। यहां पर आप देखोगे तो प्रायोरिटी असाइन कर दो, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, यहां पर O3 और ये 4। आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है, हॉरिजॉन्टल में। अब आप 1 से 2 से 3 मूव करो, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है। ये राइट वाला स्ट्रक्चर का भी निकाल सकते हो, इस राइट वाले में भी निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, देखो इस राइट वाले स्ट्रक्चर का भी निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर ही आएगा। खुद निकाल सकते हो आप इजीली, यहां पर भी आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आर ही आएगा। तो कभी भी फिशर को आप 180 से रोटेट करोगे तो आपका फिशर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, वो दोनों आइडेंटिकल ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इतना सबको समझ में आ गया। अब ये तो एग्जांपल था और ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, ठीक है, हम आगे यूज करेंगे। अब यहां पर एक और देखो कि यहां पर पहले तो हमने कितना पैरेलल सेंटर लिया था, एक पैरेलल सेंटर। अगर मैं 2 पैरेलल सेंटर लेता हूं, इसको भी हम 180 से रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीखो कि इसको 180 से रोटेट करने पे कौन सा वैलेंसी कहां पहुंचेगा, ठीक है। उसके लिए यहां पर देखो एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, मैंने यहां पर फिशर प्रोजेक्शन बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये फिशर प्रोजेक्शन किस तरीके से टूट गया, ये फिशर प्रोजेक्शन किस तरीके से, इसमें देखो, ठीक है। फिशर में जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं। तो आप देखोगे तो ये जो 4 है ना, ये आपकी तरफ निकल रहे हैं, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और ये जो पीछे वाले 2 बॉन्ड्स है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो बॉन्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लूज हो गया है, ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाले कहां है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और ये जो पीछे ये जो व्हाइट वाले है ना, अगर मैं इसको सीधे इस तरीके से रख रहा हूं तो ये मेरी तरफ है, ठीक है, विच मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप देख रहे हो तो आपको दूर की तरफ दिखाई हो रहा है, तो ये फिशर में वर्टिकल वैलेंसीज होता है विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये जो आपके टुवर्ड्स दिख रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज देखो कि अगर मैं इसको 180 से रोटेट करता हूं तो इसको आइडेंटिफाई करना कि ये कहां जा रहा है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना कि ये कहां जा रहा है। अगर आप इसको अभी देखोगे तो ये बॉटम में है और आपके अकॉर्डिंग ये राइट में है, बॉटम राइट। अब मैं 180 से रोटेट करता हूं तो देखना ये कहां जाता है, ठीक है, बॉटम राइट वाला कहां जा रहा है। इसको मैंने 180 से रोटेट किया, ये बॉटम राइट वाला कहां जा चला गया। एक तो बॉटम राइट वाला मतलब बॉटम में था तो टॉप में चला गया, लेकिन बॉटम राइट वाला टॉप लेफ्ट में जाता है, ठीक है, बॉटम राइट वाला कहां जाता है, टॉप लेफ्ट में। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर तो जाएगा और ऊपर भी कहां, अगर नीचे लेफ्ट है तो ऊपर कहां जाएगा, राइट में। तो बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट में जाता है,
ये मुझे समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको देखो एक बार, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। ये अभी कहाँ पे है, ये अभी कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो अभी बॉटम लेफ्ट में है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट में। अगर बॉटम लेफ्ट में है, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा 180 से, तो ये अब कहाँ जा चुका है, देखो ये अब कहाँ पहुंच चुका है, टॉप राइट में। बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट में पहुंचता है, ठीक है। तो फिशर में जब आप रोटेट करते हो तो बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट में पहुंच रहा है। अब यहां पर ये सोचो कि ये मेरा बॉटम लेफ्ट वाला था और ये जाएगा टॉप राइट में, मतलब ये वैलेंसी आपका यहां चला जाएगा, ठीक है। जो बॉटम राइट वाला था ये जाएगा आपका टॉप लेफ्ट में। तो फिशर में 180 से रोटेट करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, इनको आपस में एक्सचेंज कर दो, इनको आपस में एक्सचेंज कर दो और ऊपर और नीचे वाले बैलेंसी को आपस में एक्सचेंज कर दो। जैसे आप इनको एक्सचेंज करोगे आपका 180 डिग्री से रोटेशन हो चुका होगा। तो अगर आप फिशर को इसमें 180 से रोटेट करोगे तो ऊपर तो आपका आ जाएगा COOCH3, नीचे आ जाएगा COOH, ये OH यहां गया, H यहां आया और ये H यहां गया, OH यहां आया, ठीक है। इस तरीके से 180 डिग्री को या 180 डिग्री से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। 180 डिग्री से कैसे रोटेट करना है ये सबको समझ में आ गया। तो 180 में फिशर को आप ऐसे रोटेट करोगे और 180 डिग्री से रोटेट करने पर फिशर चेंज नहीं होता। ये दोनों आपके आइडेंटिकल है, ये दोनों आपके आइडेंटिकल है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना होता है और कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने का मतलब क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला कार्बन था, ये जो ऊपर वाला कार्बन था, इस ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालो क्या था, इस ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सब निकाल सकते हैं इसमें। ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है सबका, अरे यहां पर प्रायोरिटी असाइन करो ना, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और आप देखोगे तो नीचे वाला वैलेंसी आपका 3 हो जाएगा और ऊपर वाला वैलेंसी एक्चुअली 2 हो जाएगा, ठीक है। वो आप निकाल सकते हो, नीचे वाला वैलेंसी 3, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। इतना सबको आना चाहिए, ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, R। अब ये देखो कि यहां पर ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है जब आप 180 से रोटेट करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इस साइड भी कॉन्फ़िगरेशन R होगा, किसका, सेम कायरल सेंटर का। ये जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है ये रोटेट करने पे नीचे पहुंच गया, तो ऊपर वाला कायरल सेंटर नीचे पहुंच गया, ऊपर वाला कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R था, तो यहाँ पे इस नीचे वाला कायरल सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कायरल सेंटर का नहीं बदलेगा जब आप 180 डिग्री से उसको रोटेट करते हो, ठीक है। ये मीनिंग होता है कॉन्फ़िगरेशन सेम, मतलब उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो है वो भी सेम ही रहेगा और वहां ऊपर था लेकिन यहाँ पर नीचे आ गया था। इतना सबको समझ में आता है। सिमिलरली अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। इसमें बस अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये कॉन्फ़िगरेशन S आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला यहाँ पर S हो जाएगा, ये ऊपर वाला यहाँ पर S हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, फिशर को 180 से रोटेट करने पर आपका फिशर चेंज नहीं होता। ये सबको समझ में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन सेम, और कॉन्फ़िगरेशन सेम मतलब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, आइडेंटिकल है। इतना सबको क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। इतना क्लियर है। IUPAC नेमिंग जैसे करते हो वैसे ही करोगे, ठीक है। अरे ऊपर वाले में R क्यों नहीं समझ में आया, निकालो ना कुछ, वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो हमने क्या लिखा है, इफ इन अ फिशर प्रोजेक्शन एनी वन ग्रुप इज फिक्स्ड and remaining three rotated in clockwise और anti-clockwise direction, configuration remains same, ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी होता है और एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एनी वन इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग थ्री रोटेटेड इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। आप किसी भी एक को फिक्स कर सकते हो बट आगे जो हम यूज करेंगे वो जनरली हम नीचे वाला या टॉप वाले को फिक्स करेंगे, बट किसी भी एक को फिक्स करो और रिमेनिंग थ्री को या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। H को ऊपर कर दिया, Br को इधर भेज दिया, OH को राइट कर दिया, मतलब मैंने कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अगर आप एक को फिक्स करके रिमेनिंग को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो यहां पर Br आ चुका होगा, यहां पर H और यहां पर OH। तो इस केस में भी फिशर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ये दोनों भी आइडेंटिकल होते हैं। अगर आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही केस में सेम आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है फिशर का, इसको आप ध्यान रख सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन खुद निकाल के आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हमें ध्यान रखना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट एक और यहां पर हम पार्ट देखते हैं। अब यहां पर देखो एक और रूल हमने फिशर के लिए क्या लिखा है,
in a Fisher projection, if even number of pairs are exchanged on same chiral carbon, अगर सेम chiral carbon में इवन पेयर एक्सचेंज करते हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसके मीनिंग को पहले समझो। मान लो मैंने फिशर लिया, ठीक है, इस फिशर में मैं अगर इवन नंबर ऑफ पेयर को एक्सचेंज करूं, मतलब मान लो मैंने इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो OH ऊपर आ गया, Br यहां आ गया, लेकिन अभी मैंने एक पेयर को एक्सचेंज किया, ठीक है। अगेन मान लो अगर मैंने इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दिया, तो यहां पर Cl आ गया, यहां पर H आ गया, मतलब मैंने कितने पेयर एक्सचेंज किए? 2 पेयर, और 2 पेयर मतलब मैंने इवन पेयर किए, ठीक है। तो इवन पेयर एक्सचेंज करने पर फिशर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। अगर पहले वाला R होगा तो दूसरा भी R ही आएगा, पहले वाला S होगा तो दूसरा भी S ही आएगा, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक और यहां पर प्रॉपर्टी होता है। अब यहां पर आप ये भी कर सकते थे, जैसे मैंने Br और OH को चेंज किया, ठीक है। Br और OH को चेंज करने के बाद यहां ऊपर OH आ गया और यहां Br आ गया। अब आप OH को भी किसी और से चेंज कर दो, ठीक है, OH को चेंज कर दो। तो ऐसा नहीं कि दोनों आपको अलग अलग चेंज करने होंगे, जैसे मैंने H और Cl को किया, Br और OH को किया, आप किसी भी दो को करो। आप Br को दोबारा भी चेंज कर सकते हो, पहले Br और OH को चेंज कर दिया, फिर आप Br और Cl को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो। आपको इवन पेयर चेंज करना होता है, यहां पर हमने 2 पेयर चेंज किया, तो इवन पेयर जब भी चेंज करोगे फिशर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ये सबको समझ में आता है? ये सबको क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो आप यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा, वो खुद आप प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई करना, आपको वो चीज समझ में आ जाना चाहिए। और अगर मैंने ऑड नंबर ऑफ पेयर चेंज किया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ऑड नंबर ऑफ पेयर चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। सपोज यहां पर मैंने फिशर लिया और इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर दिया, तो अब मैंने यहां पर कितना चेंज किया? ऑड पेयर चेंज किया। और अगर ऑड पेयर चेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका होगा, एक R होगा तो दूसरा S हो चुका होगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो याद करना, मैं फालतू कुछ नहीं बता रहा, टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, तो जो जो चीज बता रहा हूं A to Z चीज आपको याद करना है, ठीक है। तो फिशर के ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। पहला मैंने क्या बोला फिशर का? फिशर में सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप 180 से रोटेट करते हो इन द प्लेन तो फिशर चेंज नहीं होता। दूसरा, फिशर में जब आप किसी एक को फिक्स करते हो, रिमेनिंग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो भी फिशर चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। और तीसरा, अगर इवन पेयर एक्सचेंज करते हो तो सेम रहता है, अगर ऑड पेयर एक्सचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन आपका बदल जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया फिशर का? क्लियर है? तो पहले हमने फिशर में RS निकालना सीखा और उसके बाद हम ये प्रॉपर्टीज यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हमें यहां पर पता होना चाहिए, क्लियर। अब ये प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऑड का मतलब क्या होता है भाई? ऑड का मतलब 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर सारे ऑड होते हैं। ऐसे सवाल मत पूछा करो यार, ठीक है। इवन मतलब 2 4 कुछ भी चेंज करो, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट का यहां पर मतलब क्या है? फिशर सबको क्लियर हो गया? फिशर सबको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं RS इन वेज डैश प्रोजेक्शन। इसको अलग से याद रखना, फिशर को अलग से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देखो रूल्स क्या है। जब हम वेज डैश करते हैं तो हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, अगेन मुझे प्रायोरिटी असाइन करना है बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन कायरल कार्बन। जैसे फिशर में था, यहां पर भी प्रायोरिटी असाइन करना है। अब यहां के जो रूल है उसको सीखो। व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डैश डैश पोजीशन ऑफ वेज डैश प्रोजेक्शन, फोर्थ प्रायोरिटी अगर कहां पर हो? डैश पर हो, जैसा कि यहां पर इस पर्टिकुलर फिगर में बना है। तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश में है तो उस डैश वाले पार्ट को एक बार भूल जाओ। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज जाओगे तो R, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो S होगा, जैसा हम फिशर में करते थे। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी है। यहां पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो आपको 1 से 2 से 3 चेक करना है कि वो कैसा हो रहा है। क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ये पहला रूल वेज डैश का, इतना क्लियर। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पर नहीं हुआ, ठीक है, दो ही रूल है इसमें, या तो डैश पे है या डैश पे नहीं है। अगर डैश पे नहीं है तो आपको उसे डैश पर ले जाना है, ठीक है, पेयर को एक्सचेंज करके। कैसे? इस पहले केस में आप देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेज पर है, लेकिन मुझे कहां चाहिए? डैश पर चाहिए। तो मैं इस वेज और डैश को आपस में एक्सचेंज कर दूंगा, ठीक है। मतलब एक पेयर को मैंने आपस में चेंज कर दिया, फोर्थ वाले को डैश पे भेज दिया और डैश वाले को हम वेज पे भेज देंगे, क्लियर। मुझे एक्सचेंज करके फोर्थ प्रायोरिटी को कहां ले जाना है? डैश पे। सिमिलरली यहां पर भी फोर्थ प्रायोरिटी हो सकता है आपका नॉर्मल लाइन पे।
अगर नॉर्मल लाइन पे भी हुआ तो भी उसको हम एक्सचेंज करके कहां पर भेज देंगे, डैश पर भेज देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहां पर भी एक्सचेंज करके कहां भेज देंगे, डैश पे भेज देंगे। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो एक पेयर को आपस में एक्सचेंज करके फोर्थ प्रायोरिटी को भेज दो डैश पर, फोर्थ प्रायोरिटी को भेज दो डैश पर। इसके बाद निकालो कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज तो आर होता था, लेकिन आंसर को चेंज कर देना। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, आर, बट आर की जगह आंसर को हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे। जैसे फिशर में हॉरिजॉन्टल था तो हम कॉन्फ़िगरेशन को बदलते थे, सिमिलरली यहां पर भी अगर आप एक्सचेंज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तो जो भी आंसर आया उसको आप रिवर्स कर देना, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने यहां पर लिखा है कि 4 डैश पर ले जाओ और कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर दो, मतलब आपका आर आएगा तो एस कर देना, और अगर एस आएगा तो आर कर देना। ठीक है, दो पेयर भी हो सकते हैं लेकिन उतने रूल्स हम याद नहीं रख रहे। मैं आपको एक ही रूल याद रखने बोल रहा हूं, अगर आप इवन पेयर एक्सचेंज करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक रूल बोल रहा हूं, आपने लास्ट ईयर कोई और रूल के तरीके से भी पढ़ा होगा, उससे भी आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं कि वो रूल्स गलत है। मैं जो रूल बता रहा हूं सिर्फ 2 रूल ताकि आप याद रखो, इसमें आपको ज्यादा रूल नहीं सोचना हो। इसमें आप इवन पेयर भी एक्सचेंज कर सकते हो और ऑड पेयर भी एक्सचेंज कर सकते हो, अगर डैश पे है तो कुछ और रूल भी सीख सकते हो। सिर्फ 2 रूल याद रखना जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इजीली। अगर डैश पे है तो सीधा आंसर, अगर डैश पे नहीं है तो डैश पे ले जाओ और आंसर को उल्टा कर दो। सिर्फ 2 रूल याद रखो, क्लियर? ठीक है, कर सकते हो, फिशर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 रूल याद रखने बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चंस में, ये बात के लिए बोल रहा हूँ, जब इतना सारा टॉपिक पढ़ लोगे ना तो 2 रूल रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2 ही रूल मुझे यूज करना होता है। तो हम सिर्फ 2 रूल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी असाइन करना है। रूल्स तो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ नहीं कर सकते इस काम, रूल्स याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। प्रायोरिटी असाइन करो। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको असाइन करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4th हो गया। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे दिख रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी पहले से कहां पे है, डैश पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी पहले से डैश पे है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको एक बार भूल जाओ। इसको भूलने के बाद देखो 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 कैसा दिख रहा है मुझे, 1 से 2 से 3, गुड। 1 से 2 से 3 आप मूव करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो सीधा मेरा आंसर क्या होगा, एस होगा। सीधा 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो 1 2 3 4, क्या इसमें फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, क्या इसमें फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है, नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है तो डैश पर ले जाओ। ठीक है, तो कहां ले जाना है, डैश पर ले जाना है। तो डैश पर ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां तो एज इट इज रखो और इस एफ को ले जाओ डैश पर। अगर इस एफ को डैश पर ले जाओगे तो यहां जो है वो सीएल आ जाएगा, यहां जो है सीएल आ जाएगा। तो ये करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। ठीक है, ये करने के बाद निकालो कॉन्फ़िगरेशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 1 से 2 से 3 अब आप देख सकते हो, फोर्थ को भूल जाओ। तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या कर देना, आर कर देना। ठीक है, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था तो एस है, लेकिन आंसर को आर कर देना, और ऐसे ही आप आंसर निकालोगे। अगर डैश पे नहीं है तो पहले डैश पे ले जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और उसका उल्टा करोगे। ठीक है, बिना डैश पे ले जाए कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उल्टा करोगे तो आंसर गलत। पहले डैश पर ले जाना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और उसके बाद, इतना क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे इसका बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर आपने कुछ और भी पढ़ा होगा, 3 2 1 1 2 3, आपको जो यूज करना करो। मैं ये 2 रूल से बता रहा हूं, आपको पहले वाला याद है तो आप पहले वाला करो। ठीक है, इसको बताओ, मैं सिर्फ ये 2 रूल्स बताऊंगा और इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको देखो, यहां पर प्रायोरिटी, यहां पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो 1 ओ हो जाएगा, H4 हो गया, डैश पर ले जाओ। फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पर नहीं है तो डैश पर ले जाओ, और डैश पर ले जाने के लिए क्या करो, यहां अगर आपको H लाना है तो H को यहां भेजो और CH3 को यहां भेज दो, और रिमेनिंग को एज इट इज रखो। और अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 4 2 3। फोर्थ अगर डैश पे आ गया तो अब आप देख सकते हो 1 से 2 से 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एस होना चाहिए, लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये सबको निकालना आ रहा है, इतना कर पा रहे हो,
ठीक है, नेक्स्ट का भी आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? गुड, यहां पर सब निकाल पा रहे हैं। अगेन प्रायोरिटी हम असाइन कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3। यहां पे आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है। अगर डैश पर नहीं है तो डैश पर भेजो, क्या दिक्कत है? और डैश पर भेजने के बाद यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो यहां पर डैश पे भेजा, अगेन यहां पर लिखा 4, 1, 2, 3। फोर्थ को एक बार भूल जाओ, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होना चाहिए, बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो और आंसर क्या कर दो? आर कर दो। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके आंसर को आर कर दो। इतना सबको समझ में आ गया? ये सब निकाल लेंगे अब। ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पर देखो कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, एक और चीज हमें ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर एक और चीज हमने क्या लिखा है? इफ इवन नंबर ऑफ पेयर्स आर एक्सचेंज ऑन सेम chiral carbon then configuration remains same, and if odd number of pairs are exchanged on same chiral carbon then configuration changes। जो हमने फिशर के लिए एक प्रॉपर्टी सीखा था, वो प्रॉपर्टी हम यहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कब यूजफुल होता है? सपोज ऐसा मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, ये कब यूजफुल होता है इसको समझो। सपोज आपको अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूं क्या ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है या डिफरेंट है? ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल्स है या डिफरेंट है? अब यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों में आपको डायरेक्टली विजुलाइज होना चाहिए कि कितने पेयर एक्सचेंज हुए। ये दोनों में कितने पेयर एक्सचेंज हुए दिख रहे हैं, ये समझ सकते हो? कितने पेयर एक्सचेंज हुए? एक पेयर एक्सचेंज हुआ ना, किसको? आई और बी आर को मैंने चेंज कर दिया। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो एक पेयर एक्सचेंज हुआ है। और अगर एक पेयर एक्सचेंज हुआ है इसका मतलब इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो ही नहीं सकता। एक अगर आर होगा तो दूसरा एस होगा। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है इसका मतलब मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ये आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से ये पॉइंट को यूज कर सकते हो। और दूसरा तरीका आप आरएस भी निकाल सकते हो, बट आरएस निकालने में टाइम लगता है और प्रॉपर्टी यूज करोगे तो फास्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रॉपर्टी को भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, आंसर आप आरएस से भी निकाल सकते हो। अरे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ बता रहा हूँ क्या? मतलब ऐसे डाउट्स क्यों आ रहे हैं मुझे बताओ तो। यहाँ पे कहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बता रहा हूँ मैं सिंपल जो बताया उसको फॉलो करो। फिर बोल रहा हूँ आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा अगर आपको उसको यूज करना है तो आप उससे निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। यहाँ पे दो ही रूल है, अगर डैश पे है तो सीधा आंसर, अगर डैश पे नहीं है तो चेंज करके आंसर निकालो। ठीक है, चेंज करके उसको निकालो और उसको उल्टा कर देना। इस तरीके से आप सीधा आंसर निकालोगे। अरे इतना समझ में आया नहीं आया? इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, सिंपल सा केस है जिसमें आपको आंसर निकालना है, तो इसमें आप क्यों यहां पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? क्लियर? ठीक है, चलो तो ये फाइनली ध्यान रखना कि फिशर में आपको क्या करना है और वेज डैश में क्या करना है। फिशर में अगर वर्टिकल में है तो आंसर वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल में है तो आंसर निकाल के चेंज कर देना है। वेज डैश में अगर डैश पर है तो आपको आंसर वही रखना है, अगर डैश पर नहीं है तो पहले डैश पर ले जाना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना और फिर आंसर को चेंज कर देना। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको इनमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, बस इतना पार्ट ध्यान रखो। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें सोच सकते हो। ऑड एक्सचेंज करने पे भी आंसर सेम नहीं रहना चाहिए, इवन पे सेम रहना चाहिए, बहुत कुछ है। ऑप्टिकल समुंदर है। ठीक है, ऑप्टिकल एक समुंदर है, जितना डूबोगे उतना फंसोगे। ठीक है, हमें ऊपर से तैर करके निकल जाना है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, बस तैरना आना चाहिए आपको, डीप डाइविंग नहीं करना है यहाँ पे। डीप डाइविंग करोगे तो फंसोगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया मतलब मेरा काम हो गया। ठीक है, और आपको नहीं सोचना है, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ सिखा भी सकता हूँ, लेकिन उतना जब आता ही नहीं है एग्जाम में तो क्या करोगे सीख के? ठीक है, हमें कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, तो बस जितना बता रहा हूँ उसको सीखो। आरएस निकालना आ गया मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर है, आगे बढ़ो। बड़े आगे, अरे बड़े आगे, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे जबरदस्ती का। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर सपोज आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, आपको ये ऑप्शंस दिए गए, नंबरिंग करो, नंबरिंग करो और आईयूपीएसी नेम बताओ। ठीक है, ईजेड आरएस तो बाद में निकालेंगे, पहले नंबरिंग करके आईयूपीएसी नेम देखो इसका। नंबरिंग कहां से होगा इसमें बताओ? चेन सिलेक्शन नंबरिंग याद होना चाहिए। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है?
फंक्शनल ग्रुप कौन सा, हाँ गुड, CHO। और CHO मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसे चेन में इंक्लूड करना है, और इसे चेन में इंक्लूड करके इसे कौन सा नंबर देना होता है, इसे कौन सा नंबर देते हैं हम, फर्स्ट पोजीशन। गुड, इतना याद होना चाहिए। तो ये मेरा 1 होगा, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, और यहां से आगे सोचो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन, तो ये मेरा 5, ये मेरा 6 हो जाएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से कहां कहां पर लगे हुए, सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से कहां कहां पर लगे हुए, 2 पर लगा हुआ है, और 2 पर लगा हुआ है, 4 पे भी लगा हुआ है। गुड, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या क्या लगा हुआ है, 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे यहां पर लगे हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, और उसके आगे रूट वर्ड हेक्स, 4 इन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो अल हो जाएगा। ये तो इसका नेम हो गया। अब आपको यहाँ पर आरएस, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आरएस और इजेड निकालना है। अब यहाँ पर देखो इजेड तो कहां डिफाइन होगा, इस फोर्थ पोजीशन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। अब ये डबल बॉन्ड को चेक करो, ई है या जेड है, देखो डबल बॉन्ड को देखो, ई है या जेड है, ये सबको देखना आना चाहिए। डबल बॉन्ड कैसा है, अरे प्रायोरिटी असाइन करो ना, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ बी आर है और ऊपर सी है, तो ये मेरा हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर सी है और ऊपर यहाँ पर एच लगा होगा, तो ये मेरा हाई प्रायोरिटी, और दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो डबल बॉन्ड कैसा है, जेड है, डबल बॉन्ड जेड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो जेड हो गया। अब यहाँ पर बचता क्या है, ये कार्बन जो कायरल है, इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी असाइन करके चेक करना होगा। अब यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करके ये देखना होगा कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे नहीं है तो डैश पे भेजना होगा, डैश पे भेज के फिर आंसर को उल्टा करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, मैं इस पार्ट को एक बार फिर से बना दे रहा हूं, बस अलग से, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को, मैं आधे पार्ट को अलग से बना दे रहा हूं ताकि इसमें प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सको। तो मेरा Cl प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, यहां भी सी, यहां भी सी, और नीचे भी सी है, लेकिन नीचे सी के बाद O लगा हुआ है, तो ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी। इस सी के साथ H लगा हुआ है, लेकिन ये लेफ्ट वाले सी, इस सी के साथ, इस लेफ्ट वाले सी के साथ अभी भी सी लगा हुआ है, तो ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा, और ये मेरा फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी इस केस में कहां नहीं है, डैश पर नहीं है। अगर डैश पर नहीं है तो डैश पे भेजो, ठीक है, डैश पर नहीं है तो डैश पे भेजो, तो डैश पे भेज दो इस मिथाइल ग्रुप को जो यहां पर लगा हुआ था, और CHO को एक्सचेंज कर दो, और यहां पर इस तरीके से नंबरिंग फिर से करो, 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, और फोर्थ प्रायोरिटी अब जा चुका है डैश पे। अब यहां पर निकालोगे तो फोर्थ को भूल जाओ, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आपने एक्सचेंज करके आंसर निकालना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तो जो मैंने रूल बताया, सिर्फ उस रूल को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको रूल चेक करना है, कार्बन के एटम्स के वैलेंसी को चेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा किसका प्रायोरिटी ज्यादा, किसका प्रायोरिटी कम। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे आर, 4 पे जेड, ठीक है, 2R 4Z, और आगे का नेम आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको खुद प्रैक्टिस करना। अब मैं एटम्स बार बार नहीं दिखाऊंगा, आपको चेक करना चाहिए प्रायोरिटी कैसा, CIP रूल सब सीख चुका है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा एग्जाम में, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकल में कंसंट्रेशन हाई रखो, कंसंट्रेशन हाई नहीं रखोगे तो आपका सब चीज यहाँ वहां घूमने लगेगा। अभी बस मैंने RS कॉन्फिगरेशन निकालना सिखाया है, वेज डैश में, फिशर में, और ये 2 कंसेप्ट हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या है, अराइथ्रोथ्रियो। बहुत सिंपल सा एक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कंसेप्ट को हम कब यूज करते हैं, फॉर फिशर हैविंग 2 कायरल सेंटर, ठीक है। ऐसे कुछ सिस्टम इस टाइप के फिशर की हम यूज करते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर अराइथ्रोथ्रियो वर्ड किसके लिए आता है, पहला कंडीशन, ये जो R और R' हम लेते हैं यहां पर, दिस R मस्ट नॉट बी इक्वल टू R'। अराइथ्रोथ्रियो सिस्टम के लिए दिस R मस्ट नॉट बी इक्वल टू R', पहला कंडीशन। दूसरा, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, यहां पर आप देख सकते हो X या फिर Y के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको सिमिलर ग्रुप सेम साइड में दिख रहा है। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो तो इस टाइप की सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अराइथ्रो सिस्टम, ठीक है। अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में हो, जैसा कि आप यहां देख सकते हो X ऑपोजिट है, या Y के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो, अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट है तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, थ्रियो सिस्टम। 2 पैरेलल सेंटर के लिए सिमिलर ग्रुप सेम साइड अराइथ्रो, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड थ्रियो, ये अराइथ्रो थ्रियो सिस्टम होता है। और इसके लिए बस हमें ये 2 पार्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर। याद रखने का तरीका, ये जो T है, T से याद रखो ट्रांस, ठीक है। T से हमारे दिमाग में क्या आता है, ट्रांस, और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड।
ठीक है। सिमिलरली थ्रियो में टी आ रहा है तो रिलेट कर सकते हो कि थ्रियो मतलब ट्रांस और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, तो थ्रियो में भी ऑपोजिट साइड आपको सिमिलर ग्रुप्स कहां दिखेंगे, ऑपोजिट साइड दिखेंगे। तो अगर सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं तो वो थ्रियो, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड दिख रहा है तो वो आपका अराइथ्रो होगा। इतना सबको क्लियर है? हाँ, आपका और भी ट्रिक होगा, आप उस ट्रिक को फॉलो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? अराइथ्रो थ्रियो क्लियर है? क्लियर? तो अराइथ्रो थ्रियो सिस्टम के बारे में बस इतना सही है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक और कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डीएल है ये कैपिटल डी कैपिटल एल है। मैंने आपको पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी स्मॉल एल बोला था। स्मॉल डी स्मॉल एल थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, उसको बिना पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट किए आप नहीं बता सकते। लेकिन ये जो कैपिटल डी कैपिटल एल है इसको हम असाइन कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये हम थ्योरेटिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोनों अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। पहला पार्ट। अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए असाइन करते हैं, इसमें एक एक पॉइंट देखो। दिस इज जनरली अप्लाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। इनके लिए ये हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज यूज्ड एज रेफरेंस मॉलिक्यूल। इसको हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। अभी ये चीज समझ में आ जाएगा। जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और इसको एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। कैसे, वो अभी हम समझेंगे। बट ग्लिसरॉल्डिहाइड इज यूज्ड एज रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड पॉइंट, फॉर डीएल कॉन्फ़िगरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डीएल कॉन्फ़िगरेशन, फॉर डीएल कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट फिशर मस्ट बी ड्रॉन। बिना परफेक्ट फिशर बनाए आप डीएल असाइन नहीं करोगे। क्वेश्चन में दिया है डीएल निकालो तो पहले चेक करना है कि परफेक्ट फिशर है या नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट फिशर का हमारे लिए मीनिंग क्या होगा, उसके नीचे देखो हमने क्या लिखा है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन मस्ट बी एट टॉप एंड मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन। ये दोनों अगर होगा तब जाके आप डीएल असाइन करोगे। अब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट टॉप का मतलब क्या है? सपोज अगर मैं आपसे ये तीन फंक्शनल ग्रुप की बात करूं और इन तीन फंक्शनल ग्रुप में से आपसे मैं ये पूछूं कि इनमें से मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा है, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज का सेंस हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा पॉजिटिव में है वो आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है क्योंकि यहां पर आप बॉन्ड तोड़ के माइनस प्लस असाइन कर सकते हो ना। दो बॉन्ड तोड़ोगे तो -2+2, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो -1+1। तो यहां पर हम इजीली समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड और देन CH2OH। तो जब हम परफेक्ट फिशर की बात करेंगे तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कहां होना चाहिए, टॉप पर, और मैक्सिमम कार्बन कहां होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर। ये मीनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूं और इसका परफेक्ट फिशर बनाऊं, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि कायरल सेंटर कितने हैं, एक। अगर एक कायरल सेंटर है तो यहां पर जब इसका फिशर बनाओगे तो एक क्रॉस आएगा। अब यहां पर बताओ टॉप पर किसे रखना है। ये कार्बन तो है, ये कार्बन तो ये बीच वाला कार्बन हो गया। इस कार्बन के 4 वैलेंसी मुझे असाइन करने हैं तो टॉप पर किसको रखेंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड वैलेंसी कौन सा दिख रहा है इसका, गुड, CHO। तो इस कार्बन के 4 वैलेंसी है, CHO, H, OH और CH2OH, और इसको मुझे चारों को अरेंज करना है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज जाएगा टॉप पर, मतलब टॉप पर तो कौन जाएगा, CHO जाएगा। CHO जा चुका है, C तो ये बीच वाला ही हो गया। मैक्सिमम कार्बन कहां होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पे, तो नीचे किसको रखेंगे, CH2OH को रखेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप, मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन। अब यहां पर बचता क्या है, दो वैलेंसी बचा, H एंड OH। और H और OH को मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूं, या तो मैं OH को राइट पे, H को लेफ्ट पे कर सकता हूं, या फिर मैं, आपका मन करे तो OH को लेफ्ट पे और H को हम राइट पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम परफेक्ट फिशर बना सकते हैं। और एक बार आपने परफेक्ट फिशर बनाया उसके बाद ही आप क्या करोगे, डीएल असाइन करोगे। और डीएल असाइन कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इफ OH is present on RHS at last chirality center in perfect fission। अब यहां पे सिंस एक ही कायरल सेंटर है तो यही मेरा लास्ट हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तो उस केस में लास्ट टर्म का मीनिंग मुझे समझ में आएगा, जो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो परफेक्ट फिशर में अगर OH आपका राइट हैंड साइड है तो उसे हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज डीग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि OH कहां पे है,
राइट में और इसमें OH लेफ्ट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस विल बी कंसिडर्ड एज L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो पहले परफेक्ट फिशर बनाओ, परफेक्ट फिशर बनाने के बाद OH की पोजीशन को चेक करो, OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में तो उसे हम L बोलेंगे, ठीक है। और एक और चीज जो आप देख सकते हो कि ये जो DL फॉर्म होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अगर मैं यहां पर बीच में एक मिरर लगा दूंगा तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे के मिरर में अगर यहाँ OH है तो आपको यहाँ मिरर में OH दिखेगा, अगर ये दूर H है तो यहाँ पे दूर पे H दिखेगा, सिमिलरली ऊपर CHO है तो मिरर में आपको CHO दिखेगा। तो D and L form of a compound are mirror images of one another और इस तरीके से हम DL असाइन कर रहे हैं। ये सबको समझ में आया? DL सबको समझ में आ गया कैसे असाइन किया हमने? लेकिन पहले क्या करना है समझ में आ गया? पहले क्या करना है, ऑलवेज परफेक्ट फिशर बनाना है, उसके बाद आप ये चीज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से और ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस केस को हम डी फॉर्म बोल रहे हैं। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कार्बन का तो पता चल जाएगा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, इसमें आगे चलो एक और काम करते हैं। यहां पर तो एक ही कायरल सेंटर था, अब यहां पर एक और ये नोट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डी एंड एल फॉर्म आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। अब यहां पर चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की बात करें, यहां पर मैंने 4 स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। इन चारों स्ट्रक्चर में पहले तो ये डिसाइड करो क्या मैं अराइथ्रोथ्रियो टर्म का यूज कर सकता हूं, क्या अराइथ्रोथ्रियो यहां पर वैलिड है? देखो तो क्या अराइथ्रोथ्रियो वैलिड है? पहले में कंडीशन आपको दिख रहा है आर नॉट इक्वल टू आर डैश, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अराइथ्रो बोल सकता हूं, अराइथ्रो सिस्टम है। तो ये जो पहले दो सिस्टम है ये कैसे आपको दिख रहा है, अराइथ्रो दिख रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट दो सिस्टम है ये क्या दिख रहा है, मुझे थ्रियो दिख रहा है। और इसी वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर इनका आप नेम देखोगे तो इसका नेम ये पड़ता है। पहले दो का जो नेम है ये अराइथ्रोज है, हम ओज लगाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, तो लास्ट में ओज लगता है। तो यहां पर अराइथ्रोज पहले दो में, और नेक्स्ट दो का जो नेम है ये क्या है, थ्रियोज। वो थ्रियो के बेसिस पे ही इसका पूरा नाम हो गया थ्रियोज, पहला तो ये, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं पहले दो को देखूंगा तो ये दोनों अराइथ्रो सिस्टम है, लेकिन अब यहां पर डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखो कि अगर मैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहां पर लोएस्ट कायरलिटी सेंटर का मतलब अब समझ में आना चाहिए आपको। आपके पास दो कायरल सेंटर है तो जो नीचे वाला होगा दैट इज लास्ट कायरलिटी सेंटर। लास्ट कायरलिटी सेंटर पे OH कहां पे, राइट में, ठीक है। हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस लेते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में मेरा OH राइट में डी फॉर्म था, तो बाकी में भी सिमिलर तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा अगर मुझे दिख रहा है, अगर OH राइट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। तो इसका पूरा नेम हो जाएगा डी अराइथ्रोज, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एल अराइथ्रोज, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो OH कहां पे है, लेफ्ट में, एट लास्ट कायरलिटी सेंटर, ठीक है। तो ये डी अराइथ्रोज और ये एल अराइथ्रोज। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये कौन सा थ्रियोज होगा, एल थ्रियोज, गुड। लास्ट कायरलिटी सेंटर में आप देख सकते हो कि यहाँ लेफ्ट में, तो दिस इज एल थ्रियोज, और इसको मैं बोल दूंगा दिस इज डी थ्रियोज, ये मेरा डी थ्रियोज हो जाएगा। और अगेन आप देखोगे कि ये जो डी और एल फॉर्म है, डी थ्रियोज एल थ्रियोज, ये आपस में मिरर इमेजेस है। यहां पर आप देखोगे, ठीक है, डी अराइथ्रोज एल अराइथ्रोज मिरर इमेज है, और डी थ्रियोज एल थ्रियोज भी आपस में मिरर इमेजेस हैं। अगर आप बीच में मिरर रखोगे तो यहाँ पे मिरर इमेज आपको दिखेगा, विच मींस किसी भी मॉलिक्यूल का डी और एल फॉर्म आपस में क्या होता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है, मिरर इमेज होता है। पहला चीज ये ध्यान रखना। अब हम इसमें गलती क्या करते हैं उसको समझो। मान लो मैंने आपको बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो गलती करते हैं उसको एक बार समझ जाओ। मान लो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया और मैंने आपको ये क्वेश्चन में बोला कि ये डी अराइथ्रोज है, ठीक है। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला कि ये डी अराइथ्रोज है, और मैंने आपको बोला कि एल अराइथ्रोज बनाओ, ठीक है, मैंने आपको बोला एल अराइथ्रोज बनाओ। तो आप गलती क्या करते हो कि ये डी अराइथ्रोज है और आपको एल अराइथ्रोज बनाना है, तो आप क्या कर देते हो कि इसको चेंज कर देते हो, ठीक है, सिर्फ इसको चेंज कर देते हो और इसको चेंज करके बोलते हो कि सर ये एल अराइथ्रोज बन गया है, ठीक है। ये एल अराइथ्रोज नहीं बना, सिर्फ एक कार्बन के कायरल सेंटर में आज चेंज कर दोगे तो वो एल अराइथ्रोज नहीं बन जाएगा। क्यों? आप देखोगे तो थ्रियोज बन गया। सोचो, अगर आपने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करने के बाद आप बोले कि ये एल अराइथ्रोज है, क्या ये एल अराइथ्रोज है, ये थ्रियोज बन गया, ये तो थ्रियोज बन गया ना, ये क्या बन गया, थ्रियोज बन गया। तो आपको इस गलती को अवॉइड करने के लिए क्या दिमाग में रखना है, डी एंड एल फॉर्म आपस में मिरर इमेज होते हैं। सिर्फ एक कार्बन में OH को राइट लेफ्ट करने से उसका एल फॉर्म नहीं बन जाएगा।
डी अराइथ्रोज अगर ये है और आपको एल फॉर्म इसका क्रिएट करना है तो मिरर इमेज लेके क्रिएट करोगे। सिर्फ एक कार्बन पे इंटरचेंज करने से वो एल फॉर्म तो बनेगा, लेकिन वो एल उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं बनेगा, कुछ और मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो डी एल क्रिएट करने के लिए ध्यान रखना मिरर इमेजेस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा ग्लूकोज, ये कौन सा ग्लूकोज है, डी है या एल है, चेक करो। ये कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ठीक है, ये कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में OH राइट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एल ग्लूकोज बनाना है, तो एल ग्लूकोज बनाने के लिए क्या हम इस OH को राइट लेफ्ट करके एल ग्लूकोज बना दें या सबको चेंज करें? नहीं कर सकते ना। सिर्फ इस नीचे वाले को चेंज करने से आपको एल ग्लूकोज क्रिएट नहीं होगा। एल ग्लूकोज मतलब इसका मिरर इमेज, और आप देखोगे तो ये इसका मिरर इमेज है। देखो ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, मिरर इमेज। तो आप इस मिरर इमेज में देख सकते हो कि OH जो है ये लेफ्ट साइड में है और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एल ग्लूकोज। ठीक है, तो कभी भी किसी का एल फॉर्म बनाना है तो उसमें सिर्फ एक कार्बन को इंटरचेंज करके उसका एल फॉर्म क्रिएट नहीं होता, उसका मिरर इमेज लेना होता है। तो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज होगा और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां पर डिस्कस किए याद रखना है, ये नीट में आ चुका है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं जो मैं करा रहा हूं सब याद रखना है, कुछ भी मैं टाइम पास नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर्स याद रखना है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज ये आपको पता होना चाहिए। अराइथ्रोथ्रियो 2 कार्बन के लिए होता है ना, फिर ऐसे डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको क्लियर है, डी एल फॉर्म सब निकाल लिए। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज देखो, सपोज आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको ये बोला कि ये बताओ कि ये डी है या एल है। ठीक है, डी एल के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, डी एल के लिए सबसे पहले क्या बताया, अरे डी एल के लिए सबसे पहले क्या बताया, परफेक्ट फिशर। बिना परफेक्ट फिशर डी एल नहीं डिसाइड करोगे, अगर किया तो गलत। ठीक है, परफेक्ट फिशर बनाने के लिए मुझे यहां पर जो CHO है वो कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, और CH2OH कहां चाहिए, नीचे चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो पहले इसे परफेक्ट फिशर में चेंज करना होगा, और परफेक्ट फिशर में चेंज करने के लिए आप फिशर के प्रॉपर्टीज यूज करोगे। फिशर के प्रॉपर्टीज मतलब एक को फिक्स करने से रिमेनिंग 3 को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फिशर चेंज नहीं होता। इवन नंबर ऑफ चेंजेस करोगे तो फिशर चेंज नहीं होता। 180 रोटेट करोगे तो फिशर चेंज नहीं होता। तो मुझे इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में चेंजेस करने हैं कि फिशर चेंज ना हो और परफेक्ट फिशर क्रिएट हो जाए। ठीक है, मुझे इस तरीके से यहां पर चेंजेस करने हैं कि इसका आपका ये मॉलिक्यूल चेंज ना हो और परफेक्ट फिशर क्रिएट हो जाए। परफेक्ट फिशर कैसे क्रिएट करना है, ये सोचो कि अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे CH2OH तो नीचे ही चाहिए, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और रिमेनिंग को घुमा दिया। रिमेनिंग को कैसे घुमाए, मुझे CHO ऊपर चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। मुझे CHO कहां चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे ही आप इसको घुमाओगे यहां पर ऊपर CHO, इधर H, इधर OH आ जाएगा। क्या ये परफेक्ट फिशर बन गया, क्या ये परफेक्ट फिशर बन गया? अब डिसाइड करोगे कि इस परफेक्ट फिशर में OH कहां पे है, राइट में, डी। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ऐसा चेंज करने पे फिशर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो अगर आपका ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो डी है, मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल भी डी होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा तो आपको फिशर की प्रॉपर्टीज यूज करना है। अब आप कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो जो आपको क्लिक करे। ठीक है, जो आपको क्लिक करे उसको यूज करो, आपको आंसर निकालना आ जाना चाहिए, परफेक्ट फिशर बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बताओ क्या ये परफेक्ट फिशर है, बताओ क्या ये परफेक्ट फिशर है, नहीं है। अगर ये परफेक्ट फिशर नहीं है तो इसको परफेक्ट फिशर बनाने के लिए क्या करें, क्या चीज दिमाग में आता है, गुड, बहुतों के दिमाग में ये आ रहा है, 180 से रोटेट कर दो। 180 से रोटेट करने पे फिशर चेंज नहीं होता, तो यहां पर CHO आ गया, नीचे CH2OH आ गया, OH राइट में आ जाएगा और H लेफ्ट में आ जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म, मतलब आपका ये भी डी रहा होगा, क्योंकि 180 को चेंज करने पे फिशर चेंज नहीं होता। ठीक है, और आपने इसको डायरेक्टली देख के बोल दिया कि ये तो एल है क्योंकि OH लेफ्ट में है, तो आपका आंसर गलत, क्योंकि बिना परफेक्ट फिशर असाइन किए आप DL असाइन नहीं कर सकते। ये सबको समझ में आ गया, मीनिंग क्लियर है, और फिशर का प्रॉपर्टीज का यूज ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से फिशर के प्रॉपर्टीज को आप यूज करोगे। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे, अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो अमीनो एसिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ अमीनो एसिड्स के लिए भी आप DL यूज कर सकते हो। इन
फॉर अमीनो एसिड्स इन परफेक्ट फिशर। परफेक्ट फिशर का मीनिंग समझ में आता है। यहां पे हम OH की जगह क्या देखेंगे, NH2। अगर NH2 राइट में है परफेक्ट फिशर में तो B फॉर्म, NH2 अगर लेफ्ट में है तो वो आपका L फॉर्म हो जाएगा। और जब मैं अमीनो एसिड्स की बात करता हूं, ठीक है, तो अमीनो एसिड्स ठीक है, हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, यहां पर मैंने गलत बना दिया। अमीनो मतलब NH2 आएगा ही ना, R NH2, ठीक है। अमीनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो आप ये बायो में भी पढ़ते हो, हम अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इस अमीनो एसिड में आप देख सकते हो ये आपका कायरल कार्बन होगा, ठीक है। और इस कार्बन के जो 4 वैलेंसी है इसमें भी आपको सिमिलर तरीके से सोचना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर होना चाहिए और मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड को हमने टॉप पर रखा है और मैक्सिमम कार्बन को हमने वर्टिकल लाइन पे रखा है। और इसके बाद अगर NH2 राइट में है D फॉर्म, अगर NH2 लेफ्ट में है तो L फॉर्म हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं D अमीनो एसिड और लेफ्ट वाला मेरा L अमीनो एसिड हो जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखना कि आपको परफेक्ट फिशर में ही देख के बताना है। अगर परफेक्ट फिशर नहीं है तो फिर आप DL असाइन नहीं करोगे। तो अमीनो एसिड के लिए आप NH2 का यूज करोगे और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप OH का यूज करोगे। अरे ये फिर से क्यों पूछ रहे हो, मोस्ट ऑक्सीडाइज बोला तो टॉप पे रखना है, तो ये टॉप पे ही तो है COH। अब इसमें दोबारा क्या बताऊं, वापस बोलने से क्या होगा बताओ। मोस्ट ऑक्सीडाइज वाला टॉप पे तो है, कहां टॉप में नहीं रखा। इतना क्लियर है सबको, DL निकाल लेंगे सब। DL कंसेप्ट क्लियर हो गया, RS बताया, उसके बाद राइथ्रोफ्रियो बताया और तीसरा DL कॉन्फ़िगरेशन हमने डिसाइड किया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। पूरे ऑप्टिकल में मैंने अभी तक बताया कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर काउंट कैसे करते हैं और कायरल सेंटर को स्पेस में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेज डैश फिशर, और उसके बाद कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जिसमें हमने फिशर के प्रॉपर्टीज यूज किए। अब आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा बहुत लोगों के लिए, अगर ये पहली बार आप देख रहे हो तो ये बहुत नया नया पार्ट होता है आप लोगों के लिए, तो आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा तब जाके आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अब जो यहां पर हम देख रहे हैं, अब यहां पर एक चीज देखो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को अब हम समझते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है उसे डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करना होता है। पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में अगर पीपीएल को वो घुमा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर पीपीएल को नहीं घुमा रहा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है उसे पता करने के लिए हमें पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब यहां पर हम क्या सीखेंगे, अब यहां पर किसी कंपाउंड, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ये हम थ्योरेटिकली डिसाइड करना सीखेंगे। मॉलिक्यूल को देख के हम डिसाइड करना सीखेंगे, हमें पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता ये पता करने के लिए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो ये कि किसी मॉलिक्यूल को देख के हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अब यहां पर आप देखोगे हमने पहला लाइन क्या लिखा, इफ अ कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मुझे पहले से पता होता है। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा थ्योरेटिकल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब हम देख के कैसे डिसाइड करेंगे। और यहां पर हम कितने मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड, 3 तरीके हम सीखेंगे जिससे आप मॉलिक्यूल को देख के बता सको कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अब इन तीनों मेथड को हम एक एक करके कवर करेंगे। पहला मेथड, यहां पर आप देखोगे तो पहला मेथड हम क्या सीख रहे हैं, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है उसके लिए आप देखोगे तो हमारा अगला हेडिंग है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर मुझे ये देखना आ गया तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूं, मॉलिक्यूल को देख के बता सकता हूं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो यहां पर पहला जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमें 2 सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने क्या लिखा, अ प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को डिवाइड करे 2 इक्वल हाफ में और वो दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे वो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को डिवाइड करे दो इक्वल हाफ में, और वो दो इक्वल हाफ एक दूसरे में क्या दिखने चाहिए, मिरर इमेजेस दिखने चाहिए, तब हम बोलेंगे उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल को यहां पर विजुलाइज करो, यहां पर एक ऐसा प्लेन पास किया गया, ठीक है, और ये प्लेन पास करने के बाद अगर आप विजुलाइज करो तो ये जो CH3 और CH3 है, ये आप देख सकते हो एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये जो प्लेन है इस मॉलिक्यूल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, और ये जो दो हिस्सा है CH3 CH3 ये आपस में मिरर इमेज है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो प्लेन है इस Cl के थ्रू पास होके जा रहा है, ठीक है, और Cl के थ्रू पास होने के जाने का मतलब हो गया कि यहां पर हम सारे एटम्स को स्फीयर्स ट्रीट करते हैं। तो अगर आप प्लेन यहां पे पास कर रहे हो तो ये जो Cl है ये भी दो हिस्से में डिवाइड हो गया, आधा हिस्सा इस साइड आधा हिस्सा इस साइड, और ये आधा आधा हिस्सा इस Cl का भी एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर आप एटम के थ्रू बाइसेक्ट करके जा रहे हो तो एटम दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, आधा राइट आधा लेफ्ट, वो दोनों भी मिरर इमेज है। और यहाँ पर H को भी आप देख सकते हो कि ये भी इस प्लेन को पास करने के बाद दो हिस्से में डिवाइड हो चुका है। तो ये जो प्लेन मॉलिक्यूल से पास हो रहा है इस मॉलिक्यूल को दो हिस्से में डिवाइड कर दे रहा है, और वो दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो यहां पर हम बोलेंगे इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इतना सबको समझ में आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको समझ में आ गया। एग्जांपल्स के थ्रू भी हम देखेंगे, बट बेसिक मीनिंग क्लियर है। अरे हाँ या ना तो बोल दो, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसको समझना, इट इज अ हाइपोथेटिकल सेंटर थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन दे मीट सेम एटम्स और ग्रुप्स एट सेम डिस्टेंस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रूम को जहां पे मैं बैठा हूं ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, ये जो रूम का सेंटर है ये आपका मॉलिक्यूल का सेंटर हो गया। तो आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मॉलिक्यूल का सेंटर को समझना होता है। तो सपोज ये मॉलिक्यूल का सेंटर हो गया, इस सेंटर से कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ये बताओ, इस सेंटर से कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कितने लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है। अब ये समझो, इस सेंटर से सपोज मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन सपोज ऐसा ड्रॉ किया, इस लाइन पे सपोज आगे x डिस्टेंस पे अगर कोई एटम या ग्रुप है, ठीक है, इस लाइन पे आगे x डिस्टेंस पे अगर कोई एटम या ग्रुप है, तो इसी लाइन पे पीछे के साइड भी x डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप दिखना चाहिए। उस सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, एक आगे की तरफ x डिस्टेंस पे एटम या ग्रुप है, तो उसी लाइन पे पीछे भी x डिस्टेंस पे आपको सेम एटम या ग्रुप दिखना चाहिए। अगर आपने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ऊपर से नीचे के साइड, तो सेंटर से जितना ऊपर x डिस्टेंस पे कोई एटम या ग्रुप है, उसी लाइन पे पीछे नीचे की तरफ भी x डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप दिखना चाहिए। और ऐसा हर लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। सेंटर से आप जितने भी लाइन इमेजिन कर सकते हो, हर लाइन पे x डिस्टेंस पे अगर कोई एटम या ग्रुप है, तो उसी लाइन पे पीछे के साइड भी x डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप मुझे दिखना चाहिए। अगर हर लाइन पे ऐसा हुआ तो ही उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, एक लाइन पे नहीं, हर लाइन पे ऐसा हुआ तो ही उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर। अब हम तो इनफाइनाइट लाइन चेक नहीं कर सकते, हम इनफाइनाइट लाइन चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे लाइंस हैं, हम हर लाइन में कैसे चेक करेंगे कि आगे पीछे सेम है या नहीं है। तो चेक करना इसमें क्या आसान है, किसी भी एक लाइन में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होने वाला आसान होता है। अगर किसी भी एक लाइन में आगे और पीछे सेम डिस्टेंस पे आपको सेम चीज नहीं दिख रहा, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे उसमें COS नहीं है, क्योंकि होने के लिए हर लाइन पे होना जरूरी है, और नहीं होने के लिए किसी भी एक लाइन पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये सबको समझ में आता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई भी एक प्लेन आपको विजुलाइज हो गया, कोई भी एक प्लेन, तो वहां पर POS है, ठीक है। एक ही भी प्लेन अगर आपने पास कर दिया मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर POS है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हर लाइन पे आगे और पीछे सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप दिखना चाहिए, तब वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। और यही इस लाइन का मतलब है, इट इज अ हाइपोथेटिकल सेंटर थ्रू विच if straight lines are drawn they meet same atoms or group at same distance but in opposite direction, ठीक है, but in opposite direction। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझो, और यहां पर ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, सपोज अगर मैं इस लाइन पे जाता हूं, ठीक है, इस लाइन पे अगर आप जाओगे, आप कोई भी लाइन सोचो, अगर मैं इस लाइन पे जाऊंगा तो इस लाइन में आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ यहां पर कौन है, COOH है सर्टेन डिस्टेंस पे, उसी लाइन पे आपको पीछे नीचे की तरफ COOH दिखना चाहिए सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि लाइन तो ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो जितना ऊपर जा रहे हो सेंटर से उतना ही नीचे आना पड़ेगा। क्या आपको सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप दिख रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक लाइन पे? तो यहां पर तो ये दिख रहा है मुझे, ये सबको समझ में आता है। बाकी में भी चेक करो, अगर आप यहां पर आओगे तो इस लाइन को चेक करो, इस लाइन में आप देख सकते हो कि सेंटर से जितना ऊपर की तरफ CH3 है, उसी सेंटर से पीछे नीचे की तरफ भी CH3 है। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि इस लाइन में भी हो रहा है ऐसा। कोई भी लाइन अगर आप इस मॉलिक्यूल में चेक करोगे, आगे पीछे जाओगे, तो हर लाइन पे आपको आगे जितना डिस्टेंस पे कोई एटम या ग्रुप दिख रहा है, उसी लाइन पे पीछे के साइड भी सेम एटम या ग्रुप सेम डिस्टेंस पे दिखेगा। और ऐसे कंपाउंड के लिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल चलो और हम देख लेते हैं। मान लो अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखो इस सेंटर से सोचो, इस सेंटर से सोचो, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब इजीली समझ में आना चाहिए। इस सेंटर से यहां अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो BR है, तो इसी लाइन पे आपको पीछे नीचे की तरफ आना पड़ेगा और आपको नीचे की तरफ BR दिखना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं है और किसी भी लाइन पे ऐसा नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे क्या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है। सबको इतना समझ में आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्लियर है। अब यहां पर देखो, ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर किसी कंपाउंड में पॉसिबिलिटीज देखोगे तो ये दो पॉसिबिलिटीज या ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। POS COS दोनों प्रेजेंट है। अगर POS COS में से कोई भी एक प्रेजेंट होता है, देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव या कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वहां पर POS COS दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी वहां पर हुआ तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये एक थ्योरेटिकल तरीका हो गया ये बताने का मॉलिक्यूल को देख के कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया POS COS को समझने का। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। कुछ अराउंड 18-19 हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसमें POS COS हमें देखना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में